हम वहां जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। बहुत बढ़िया जी। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, इंडिविजुअल अटेंशन इज इंपॉर्टेंट इन दी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकॉज, मतलब कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत ध्यान देना क्यों महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत मतलब अब ऐसा नहीं है कि हर बच्चे के लिए आपने कुछ किया हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट अगर 30 बच्चे हैं क्लास में, 35 बच्चे हैं, तो आपको पता है कि कौन कैसे सीखता है, उसके थोड़ी बहुत जहां जैसे उसको चीजें समझ में आती हैं वो आपको बच्चों की क्वेश्चनिंग से, उनकी नोटबुक्स से, उनके पढ़ने के तरीके से, उनकी एक्टिविटीज करते हुए उनको देखने से, मतलब बहुत सारी चीजें आप ऑब्जर्व करके बच्चे की इंडिविजुअल अटेंशन को चेक कर सकते हैं। अटेंशन क्या, इवन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देख सकते हैं कि कौन कैसे सीखता है। अब इस केस में इंडिविजुअल अटेंशन यानी हर बच्चे पर ध्यान दिया जाए, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है इट ऑफर बेटर अपॉर्चुनिटीज टू टीचर्स टू डिसिप्लिन ईच लर्नर, या फिर लर्नर ऑलवेज लर्न बेटर इन ग्रुप्स, जो बच्चा है वो हमेशा ग्रुप्स में अच्छा सीखता है, या फिर चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एंड लर्न डिफरेंटली, या फिर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रेस्क्राइब इट। अब ऐसे तो पता नहीं क्या क्या चीज प्रेस्क्राइब की जाती है, बट मेन जो फोकस है, पर्पस है कि टीचर को इंडिविजुअल अटेंशन देनी चाहिए। अगर क्लास में 30 बच्चे हैं तो अटेंशन मिलनी चाहिए बच्चों को। इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हमारे अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, और चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एंड लर्न डिफरेंटली। सभी बच्चे एक तरीके से नहीं सीखते, अलग अलग तरीके से बच्चे सीख सकते हैं और अलग अलग रेट पर डेवलप हो सकते हैं। ठीक, तो ये एक छोटी सी बात हुई। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन सोशलाइजेशन मीन्स, यानी शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण क्या है। कोई भी एक एक क्वेश्चन का जो टॉपिक है, अगर आप देखेंगे, ऐसा कोई पेपर आपको सीटेट में मिलेगा नहीं जब उस टॉपिक से क्वेश्चन ना आया हो। ठीक, तो इनको ध्यान में रखते जाइएगा। सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण का अर्थ क्या है एजुकेशन के टर्म में। पहला है अडेप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल एनवायरनमेंट, यानी कि आप सामाजिक परिवेश को अपना पाएं और उसमें समायोजन कर पाएं, या फिर ऑलवेज फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स, हमेशा आप सामाजिक मानदंडों का पालन करते हैं। क्रिएटिंग वंस ओन सोशल नॉर्म्स, यानी अपने आप एक नए सामाजिक नियम बना देंगे, या फिर रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इन सोसाइटी, मतलब बड़ों का सम्मान करना सोसाइटी में। मैं अच्छी हूं शिवांगी, होपफुली आप बेहतर होगे। आंसर कीजिए फटाफट से। बी ऑप्शन मतलब ऑलवेज फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स। क्या क्या कर रहे हो यार, ऐसे तो मतलब जो समाज में होगा तो ऐसे तो कोई कभी किसी चीज के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाएगा, हमेशा फिर तो वही रूढ़िवादिता ही चलती रहेंगी, या जो चीजें चली आ रही हैं वो तो कभी परिवर्तित ही नहीं होंगी। देखो, सोशलाइजेशन का जो मतलब है वो है कि आप अडेप्ट करते हैं, एडजस्ट करते हैं सोशल एनवायरनमेंट में, और इसी के साथ ही समय के साथ प्रक्रिया जो है वो चेंज भी होती है। तो जस्ट आप हमेशा सोशल नॉर्म्स को फॉलो करें, ये सोशलाइजेशन है, ये कहना गलत होगा। माना हमने कि समाज के कुछ तौर तरीके, नियम, कायदे, कानून हैं, उनको अडेप्ट करना है, उनके साथ एडजस्ट भी करना है सोशल एनवायरनमेंट में, बट हमेशा फॉलो करना। एक तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये जो ऑलवेज है, नेवर है, जब तक बच्चे के फोकस में या बच्चे के हित में ना हो तब तक आप इसकी तरफ नहीं जाते। ओनली हुआ, नेवर हुआ, है ना, ये एक्सट्रीम हो जाते हैं ये जो वर्ड्स हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग लर्नर्स शुड बी एनकरेज्ड टू इंटरेक्ट विद पीयर्स इन द क्लासरूम। सो जो छोटे बच्चे हैं उनको इंटरेक्शन का मौका मिले। इंटरेक्शन किसके साथ, 15 क्वेश्चन करेंगे आज, 15 नहीं 20 करेंगे। अगर मैं बात करूं तो बच्चों को मौका मिलना चाहिए, छोटे बच्चों को मौका मिलना चाहिए इंटरेक्ट करने का अपने पीयर्स कौन, जो उनके सम आयु यानी लगभग सेम एज के बच्चे हैं उनके साथ। ऐसा क्यों। पहला ऑप्शन है दे लर्न सोशल स्किल्स इन द कोर्स ऑफ द स्टडी, मतलब बच्चे सोशल स्किल्स सीखते हैं पढ़ाई के दौरान, या फिर टीचर कैन कंट्रोल द क्लासरूम बेटर, जो टीचर है वो बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं क्लासरूम को। दे कैन लर्न आंसर्स टू क्वेश्चंस फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से वो याद कर लेंगे, रट्टा लगा लेंगे आंसर्स का। या फिर द सिलेबस कैन बी कवर्ड क्विकली, इससे क्या होगा, सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा यदि बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। तो मैं जो एक्सप्लेन करती हूँ उसको आंसर मत माना करो, मैं जस्ट क्वेश्चंस आपके सामने रख रही हूँ कि क्या कहना चाहते हैं, बताइए एक बार। थैंक यू रजनी जी। पुराने वीडियोस बिल्कुल क्वालिटी वीडियोस हैं, कुछ कुछ में जो है प्रॉब्लम है, अदरवाइज तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सीटेट का पूरा सिलेबस कंप्लीट है सीडीपी का। आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, दे लर्न सोशल स्किल्स इन द कोर्स ऑफ द स्टडी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, जॉन डुई वाली, जो लर्निंग बाय डूइंग को फोकस करके कहते हैं कि आप रियल लाइफ के लिए सीखें,
है ना। एजुकेशन फॉर लाइफ मतलब कि जो प्रेजेंट लाइफ है उसके लिए आप सीख रहे हैं, तो सोशल स्किल्स बहुत महत्वपूर्ण है। यानी सामाजिक जो हमारी स्किल्स हैं कौन सी हैं, कोऑपरेट करना, एक दूसरे को सहयोग करना, कुछ जो नॉर्म्स हैं एक एनवायरमेंट में अडेप्ट कर पाना, एडजस्ट कर पाना। जरूरी नहीं है कि हर बार आपको 4 बच्चों के बीच में या एक ग्रुप में अगर काम दिया जाए तो बच्चा झगड़ालू हो जाए या वहां लड़ने झगड़ने लगे। तो ये सब सोशल स्किल्स हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, कोऑपरेट करना, बहुत सारी चीजें जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना, ये सब सोशल स्किल्स हैं जो बच्चे अगर ग्रुप में काम करेंगे तो सीखेंगे। ठीक, अगर उनको कभी पता ही नहीं लगेगा कि 4 लोग मिलकर के भी कुछ कर सकते हैं, टीम वर्क नहीं आएगा फिर कभी। तो सोशल स्किल्स की वजह से हम कहेंगे। और टीचर कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर याद करना, सिलेबस को कवर करना, ये कभी भी मेन उद्देश्य नहीं होते किसी चीज के। पढ़ाने का मेन उद्देश्य सिलेबस कवर कराना, एक डिग्री दे देना, इन सबसे कहीं ऊपर होना चाहिए। ठीक है बात, बहुत बढ़िया जी, सही है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग अ टीचर कैन इंस्टिल मॉरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बाय। अब कोहलबर्ग का भी एक क्वेश्चन फिक्स है, 1 नंबर अगर आपको सर्टेन लेना है तो कोहलबर्ग पढ़ लीजिए ठीक से। अगर मैं बात करूं तो कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग टीचर जो है वो मॉरल वैल्यूज को इंस्टिल कर सकते हैं बच्चों में, कैसे, यानी नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं, भर सकते हैं नैतिक मूल्य कैसे बच्चों में, बाय इन्वॉल्विंग दैम इन डिस्कशंस ऑन मॉरल इश्यूज, नैतिक मुद्दों पर चर्चा में उन्हें शामिल करके, या फिर गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू बिहेव, यानी कैसे व्यवहार करें इस पर आप सख्त निर्देश देंगे, या फिर गिविंग इंपॉर्टेंस टू रिलीजियस टेक्निक्स, धार्मिक तकनीकों को आप अपनाने के लिए कहेंगे, या फिर लेइंग क्लियर रूल ऑफ बिहेवियर, मतलब आपने कह दिया ये करना है और ये नहीं करना है। फटाफट से आंसर कर दीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे और आज की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बात, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सही है जी। ए ऑप्शन है, नहीं सबके आंसर ए कैसे हो सकते माया। इन्वॉल्विंग दैम इन डिस्कशंस ऑन मॉरल इश्यूज, बेसिकली कोहलबर्ग ने कहा कि नैतिक जजमेंट यानी नैतिक निर्णय से भी इंपॉर्टेंट, मॉरल डिसीजन लेने से भी इंपॉर्टेंट बच्चों की रीजनिंग है, जो उन्होंने तर्क दिया उन डिस्कशंस में, वो उन तर्क जो सोचते हैं बच्चे उनको बताते थे। यानी कि कोहलबर्ग के लिए डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप बच्चों को डिस्कशन में इन्वॉल्व करोगे, जैसे आज पता नहीं कुछ बात हो रही थी, मतलब चाचा जी पुलिस में हैं तो उनके साथ कुछ डिस्कशन हो रहा था किसी एक कोई केस वेस को लेके, तो ऐसी कुछ मतलब ऑब्वियसली ऑफरिंग्स होती हैं, तो ऐसे ही डिस्कस किया, तो ऐसे भाई से पूछ लिया फिर कि अच्छा ये ले लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था, तो उसने कहा नहीं। तो उस पर जो वो नहीं से भी इंपॉर्टेंट क्या है कि वो जो डिस्कशन है, अब डिस्कशन क्या है कि आप बच्चों को मौका दे रहे हैं ना कि ऐसे होता तो ऐसे करते, ऐसे होता तो ऐसे करते, या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सही है कि गलत है, तो ये डिस्कशन से मॉरल वैल्यूज डेवलप होती हैं। ठीक, तो इस केस में आंसर क्या है, ए ऑप्शन। क्लियर हो गई बात यहां तक की? तो उन्होंने मॉरल रीजनिंग को, नैतिक तर्क को, और नैतिक तर्क कब निकल के आएगा, जब डिस्कशन होगा, तो चर्चा को उन्होंने महत्व दिया। आगे बढ़ेंगे। इस पे एक क्वेश्चन और आता है कि जो कोहलबर्ग है उनका जो उन्होंने किस चीज पे फोकस किया, तो कॉग्निटिव मैच्योरिटी से जुड़ी हुई है मॉरल मैच्योरिटी। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपका तर्क करने का तरीका बदल जाता है, जैसे प्याजे भी कहते हैं, और प्याजे से इंस्पायर्ड भी है थियरी। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर, यानी कि प्रगतिशील व्यवहार का कौन सी एक विशेषता है प्रगतिशील व्यवहार की। होगा मैथ्स पेडागोजी भी, बिल्कुल बिल्कुल, आप वीडियो देखिए वो स्ट्रेटेजी वाली, बहुत बढ़िया। नेहा कौन कह रहा है, कृति के ऑप्शन डी है, अभी चेक कर लेते हैं एक बार। चलिए पहले एक बार इसका आंसर कर दीजिए, देख लेंगे, हो सकता है चेक करेंगे। अभी कोई कुछ नहीं कह सकता साक्षी सीटेट के बारे में। आंसर कर दीजिए। फ्रीक्वेंट टेस्ट लें आप, उसको प्रोग्रेसिव बिहेवियर कहेंगे। टाइम टेबल जो है वो फ्लेक्सिबल हो, सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो फ्लेक्सिबल हो, ऐसा नहीं है कि मतलब आपने बिल्कुल डंडे के डर से 9 बजे बुला तो लिया और वो सोया पड़ा है बच्चा। ठीक, इंस्ट्रक्शन बेस्ड सोनली ऑन प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक्स, एम्फेसिस ऑन स्कोरिंग गुड मार्क्स, फिर से वही बात, अच्छे नंबर, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक पे ध्यान देना, या सिर्फ और सिर्फ टेस्ट आप लगातार ले रहे हैं। प्रोग्रेसिव मतलब लर्निंग बाय डूइंग, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, बच्चा करके सीखे। और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आपने कोई पीरियड खेलने का भी दिया उसको, कोई पीरियड आज किसी चीज का है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है, वो मैकेनिकल फील नहीं आ रहा उसको, मशीन जैसा फील नहीं हो रहा। कोई आज कुछ बच्चे जो वो सिटिंग अरेंजमेंट नहीं चलता, रोटेशन चलती रहती है, तो वो भी बदलता रहे, नहीं तो क्या हो जाएगा, एक सैचुरेशन सा आ जाएगा या मोनोटोनस बन जाएगी क्लास आपकी। तो आंसर जो है वो बी होगा। लास्ट क्वेश्चन में किसी ने कहा था कि डी है आंसर, प्लीज चेक।
ये पता नहीं आजकल कौन कहाँ क्या कराया जा रहा है, कई तो कोचिंग सेंटर्स भी, मतलब अब मुझे कहना बहुत गलत लगता है बट ठीक है छोड़ो, ये डी नहीं होगा इसका आंसर, जो आंसर है वो ए होगा। ठीक है, गलतियां सब करते हैं बट आप सालों साल से पढ़ा रहे हैं और पूरा 10 साल आप कह रहे हैं कि हम बहुत जीवन पर्यंत से आपको कोर्स बेच रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, कोचिंग्स दे रहे हैं, और आकर के अगर आप देखेंगे तो एनालिसिस अगर किया जाए तो इतनी गलतियां हैं जो कि गलत है। गलतियां सब करते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं इम्यून हूं गलतियों से या गलतियां नहीं की, बट आप ईश्वर भी बन रहे हैं और आप गलतियां भी रोज कर रहे हैं दबा के, बिल्कुल ऐसे चीजों पे कि जिसमें प्रॉब्लम है। फिर जो डाउट्स आते हैं मेरे पास, इतनी सारी पिक्चर्स आती हैं, मतलब मैं परेशान हो जाती हूँ कि यार क्या। चलो खैर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ टीचर मेक्स यूज ऑफ अ वेराइटी ऑफ टास्क्स टू केटर टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ हर लर्नर्स, शी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। मतलब कि अगर मैं बात करूं, देखो जो वो डी ऑप्शन था, चलो मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, क्लियरली लेइंग वेज या रूल्स कि ये करो या ये करो, ऐसे तो सारी दुनिया ने बनाया ही हुआ है ना, रूल्स तो बने ही हुए हैं, आप कितना फॉलो कर रहे हैं उनको। तो मॉरलिटी जो है वो आपके रूल्स तक सीमित नहीं है, सिर्फ आप जब चॉइस मिलती है तब आप क्या करते हैं, ये भी है। ठीक है बात। खैर यहां आते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ टीचर मेक्स यूज ऑफ अ वेराइटी ऑफ टास्क्स टू केटर टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ हर लर्नर्स, शी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। यानी कि अगर मैं बात करूं तो जो एक टीचर हैं वो वैरायटी ऑफ टास्क्स का, मतलब अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, क्योंकि अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स हैं बच्चों के। तो कौन सी एक बात सही होगी? वाइगॉस्की का सोशियो कल्चरल अप्रोच है, पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, कोहलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट है, या गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस है? बताइए एक बार। कोई बात नहीं अजय जी। नहीं सिर्फ वही नहीं स्वप्निल, यहाँ यूट्यूब की मैं बात कर रही हूँ, जो लोग कोर्सेज भी प्रमोट कर रहे हैं और कोचिंग्स भी दे रहे हैं, और गलतियां इतनी हैं हद से ज़्यादा। स्पेशली मैं सीडीपी की बात तो कर ही सकती हूँ, बाकी मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं कहूँगी खुद को। डी लॉक कर दें, गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी। यानी कि अगर मैं बात करूं गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत जो ये कहेगा कि बुद्धि सिर्फ एक नहीं होती, कि आपने अच्छे नंबर ले लिए एग्जाम्स में तो हो सकता है आप लॉजिकल मैथमेटिकल में बहुत अच्छे हो, लिंग्विस्टिक अच्छा हो। उन्होंने कहा 8 प्रकार की बुद्धि है, अलग अलग तरीके से सीखते हैं बच्चे। तो टीचर क्या है, अलग अलग टास्क मतलब डिवाइड कर सकता है बच्चों में, जिससे अलग अलग स्टाइल से सीखने वाले बच्चों को केटर किया जा सके। कोई बच्चा है जिसको म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है, कोई बच्चा है जो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस रखता है। तो हार्वर्ड गार्डनर की थियरी है जिसमें मैंने 8 प्रकार की इंटेलिजेंस का जिक्र किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। वाइगॉस्की एम्फेसाइज्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ द रोल प्लेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन। मतलब कि वाइगॉस्की की अगर हम बात करें तो वो किस चीज पर जोर देते हैं। अगर मैं बात करूं कौन सा एक फैक्टर वाइगॉस्की के लिए इंपॉर्टेंट होगा बच्चों के सीखने में, पहला जो क्वेश्चन है वो है फिजिकल, पहला ऑप्शन है फिजिकल, फिर है सोशल, फिर है हेरिडिटी, फिर है मॉरल। बताइए एक बार, आंसर कीजिए। अभी कुछ नहीं कह सकते, 5 को बहुत कम प्रोबेबिलिटी है जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, बट 15 से पहले पता तो लगेगा नहीं जब तक एडमिट कार्ड या सीबीएसई कुछ नहीं कहता तब तक। जय हिंद सौरभ, बताइए एक बार। सोशल होगा, सोशियो कल्चरल अप्रोच है इनकी, सोसाइटी और कल्चर से बच्चा इंटरैक्ट करके अंतः क्रिया करके सीखता है, ऐसी बात वाइगॉस्की कहते हैं। आनुवांशिकता की बात होती तो शायद हम जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी लिखा होता अगर, तो हम किसके पास चले जाते, पियाजे के साथ हम जा सकते थे। ठीक है, बाकी के 2 ऑप्शन जो हैं ए और डी वो बेकार हैं, उनका कोई यूज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आ स्कूल गिव्स प्रेफरेंसेस टू गर्ल्स व्हाइल प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर अ स्टेट लेवल सोलो सॉन्ग कॉम्पिटिशन। मतलब आप जानते हैं कि स्टेट लेवल पर, राज्य स्तर पर बहुत सारी क्या कहते हैं कॉम्पिटिशन्स होती हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं। उनमें से अगर हम बात करें तो सोलो सॉन्ग कॉम्पिटिशन मतलब वो होता है ना, इंडिविजुअल बच्चा माइक पे खड़े होकर के गाना गाएगा। तो उस कॉम्पिटिशन के लिए एक स्कूल जो है वो सिर्फ गर्ल्स को, यानी लड़कियों को वरीयता देता है, यानी इंपॉर्टेंस देता है कि सिर्फ गर्ल्स ही जाएंगी अगर गाने का कंपटीशन है तो। ये क्या है? ये प्रोग्रेसिव थिंकिंग है, जेंडर बायस है, ग्लोबल ट्रेंड्स है, या प्रैग्मेटिक अप्रोच है? बताइए एक बार। नेटवर्क इशू है, कोई बात नहीं, ये चीजें तो चलती रहती हैं यार, ध्यान रखिए। मतलब मेरा मेन पर्पस ये है कि आप खुद जिम्मेदार हैं, आप खुद अपने आप में मैच्योर हैं। कई लोग मुझसे बहुत ज्यादा बड़े भी हैं एज में, तो ये मेरा काम नहीं है कि मैं किसी को क्रिटिसाइज करूं यहाँ खड़े होकर या कुछ भी, और इस तरीके से कभी भी हम लोग आगे बढ़े भी नहीं है। अदरवाइज तो बहुत सारी चीजें होती हैं, दिखती मुझे भी हैं चीजें।
तो फोकस कीजिए, मतलब अपना भला थोड़ा सा देखिए, उस चीज को लेके मुझे कंसर्न होता है, बाकी फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कर रहा है। बताइए एक बार। सही है लर्न सिटी, अभी और काम करो। बी ऑप्शंस यानी जेंडर बायस, एग्जैक्टली एक क्वेश्चन फिक्स है जेंडर बायस का, कोई नहीं हटा सकता। लिंग पूर्वाग्रह अगर हम बात करें, अगर आप किसी भी एक तरफ झुके हुए हैं तो या तो आपको ऑप्शन में जेंडर बायस मिलेगा, स्टीरियोटाइप मिलेगा या डिस्क्रिमिनेशन मिलेगा। सिंपल है बात, क्योंकि आप चाहे गर्ल्स को वरीयता दें चाहे आप बॉयज को दें, अब यहां ये नहीं हो सकता विमेन एम्पावरमेंट है, सिंपल लिखा है आप एक तरफ झुके हुए हैं किसी भी एक कॉम्पिटिशन को लेकर के, दैट मीन्स आप बायस हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंक्लूड्स इंडोक्ट्रिनेशन ऑफ फैक्ट्स, मतलब भर दिए जाते हैं फैक्ट्स को। इंक्लूड्स टीचर्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, एनकरेजेस स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसीजर्स। फटाफट से बताइए। पता नहीं काजू, सबका अपना एक व्यक्तित्व है, सबके अपने ओरिएंटेशन है, अब जो है तो है, क्या कर सकते हैं। गुड और बैड तो पर्सपेक्टिव्स हैं, है ना, जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है हो सकता है वही किसी को नेगेटिव नजर आए, तो ये बहुत ही, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताइए एक बार। सिंपल है, सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, इक्विटी एंड इक्वालिटी को प्रमोट करता है इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी एजुकेशन फॉर ऑल। आप बच्चे को चेंज नहीं करते, सिस्टम को चेंज करते हैं, क्योंकि बच्चा जो है वो सिस्टम के लिए नहीं है, आपका जो सिस्टम है वो बच्चे के लिए है, यानी सभी के लिए शिक्षा एक छत के नीचे एक तरीके से। अगर मैं बात करूं तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन वाला वीडियो देख लीजिएगा, ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, और भी इससे रिलेटेड 4 और चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। व्हेन अ चाइल्ड फेल्स इट मींस, अब ये इतना बच्चा क्वेश्चन है, इसमें भी कितने सारे डाउट्स रहते हैं। कल किसी ने लिखा कि वो एडोलेसेंस होगा, फिजिकल ग्रोथ वाला है, स्पर्ट ग्रोथ जो है वो एडोलेसेंस में होती है। एडोलेसेंस में होती है, किसने मना किया, मैंने डिस्कस भी तो किया था, जन्म के बाद इन्फेंसी में सबसे तेज, फिर अर्ली चाइल्डहुड में उससे कम, लेटर चाइल्डहुड में उससे कम, और फिर मतलब लेटर चाइल्डहुड में थोड़ी डाउन चली जाएगी और एडोलेसेंस में एकदम से बढ़ेगी। लेकिन सबसे तेज कहाँ होगी, तो वो 2 स्टेजेस हैं, एक है आपका इन्फेंसी और है अर्ली चाइल्डहुड, उससे तेज नहीं हो सकती एडोलेसेंस में। ठीक है, मतलब अगर आप अर्ली चाइल्डहुड में या इन्फेंसी में इतने से पैदा हुए थे तो 5 साल में आप इतने बन जा रहे हैं, कम से कम भी उतना रेशो नहीं है एडोलेसेंस का। तो अब ये चीजें क्या करें, मतलब व्हेन अ चाइल्ड फेल्स इट मींस, जब एक बच्चा फेल होता है तो क्या है, सिस्टम फेल होगा, बच्चा फिट नहीं है, या फिर मेमोराइज नहीं किया है उसने आंसर्स को, या फिर प्राइवेट ट्यूशन उसने नहीं लिए हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट थे। बताइए एक बार। ठीक है रोहित कुमार, बात आपकी, सिस्टम हैज फेल्ड, बच्चा फेल होता है मतलब सिस्टम फेल हुआ है। अब इसमें अगर आंसर चेंज होता है, जो कि एक वो डिफरेंट किसी स्टेट का एग्जाम है, उसमें ऑप्शंस डिफरेंट होंगे जिसमें अगर आंसर चेंज हुआ है, अदरवाइज बच्चा फेल मतलब सिस्टम फेल। ना तो सिर्फ इसमें टीचर हो सकते हैं कि बच्चे की गलती कभी होती नहीं है पेडागोजी में, मेमोराइज नहीं किया है, याद कराना मेन मकसद नहीं है, मीनिंगफुल लर्निंग, अर्थपूर्ण अधिगम की बात हम करते हैं। ठीक, ट्यूशन लेना तो खिलाफ ही है अगर देखा जाए लीगली तो। ठीक, आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमेन ऑफ लर्निंग, 3 डोमेन दिए हैं बीएस ब्लूम ने अपनी ब्लूम टेक्सोनॉमी में, और वो 3 डोमेन कौन से हैं, फटाफट से उनमें से एक चूज कर लीजिए, स्पिरिचुअल, प्रोफेशनल, एक्सपीरियंशियल या अफेक्टिव। आंसर कीजिए। हाँ संजीव, जिन्होंने थोड़ी सी प्रैक्टिस की है उनको आज के क्वेश्चन ईजी लगेंगे। ग्रेट सर्वेश, बहुत बढ़िया कंदपाल जी, आंसर कीजिए और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा अगर सेशन पसंद आए। डी होगा इसका सिंपल आंसर, सामवेगिक, यानी कि अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन क्या है, आपके इमोशंस से जुड़ा हुआ। 3 एस्पेक्ट की बात हुई है, वो जो हेड, हैंड एंड हार्ट की जो शिक्षा थी पेस्ट्रोलॉजी की, अगर मैं बात करूं यहां तो एक है साइकोमोटर। साइकोमोटर मतलब गत्यात्मक पक्ष, जो एक्टिविटी करके फिजिकली एक्टिव होगा बच्चा, वो हुआ। दूसरा है आपका अफेक्टिव, यानी आपके इमोशंस से जुड़ा हुआ, और तीसरा है आपका, ये कोनेटिव भी इसी को कह देंगे साइकोमोटर को, अफेक्टिव, और एक और होता है जो कि मेरे दिमाग से निकल गया है आज, साइकोमोटर, अफेक्टिव, एक बार लिखना जरा, साइकोमोटर लिखना, बताओ, ये भूलने की चीज है एक्चुअली, चीजें ऐसी हो जाती है ना दिन में। आज एक पापा के फ्रेंड थे, उनकी डेथ हो गई है, कोरोना वायरस उनको हो गया था, तो चीजें आप मैनेज तो करते हो, मतलब ठीक है आप सबकॉन्शियसली संभाल रहे हो, बट वो माइंड के लेवल पे रहती हैं चीजें। बताओ एक बार। अरे यार, कॉग्निटिव, एग्जैक्टली कॉग्निटिव, संज्ञान मतलब हेड, हैंड और हार्ट की अगर हम बात करें, कॉग्निटिव मतलब आपका संज्ञान, मेंटल स्किल्स से रिलेटेड, आपका दिमाग,
दूसरा है साइकोमोटर फिजिकल एक्टिविटीज, और अफेक्टिव मतलब इमोशन से रिलेटेड। क्लियर हो गई बात? तो डी ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, यानी कि इनमें से कौन सा जो है वो टीचर से रिलेटेड ऐसा फैक्टर है जो लर्निंग को अफेक्ट करेगा। पहला ऑप्शन है नेचर ऑफ द कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंसेस, मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर, प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट, या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज। फटाफट से आंसर कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ग्रेट आशु जी, आंसर कीजिए फटाफट से। ग्रेट संदीप, बहुत बढ़िया। ग्रेट। बीएस ब्लूम, बेंजामिन ब्लूम, उनके साथ और 2 एसोसिएट्स थे। आंसर होगा मास्टरी ओवर दी सब्जेक्ट। क्यों है मास्टरी ओवर दी सब्जेक्ट? टीचर रिलेटेड फैक्टर, जिसमें टीचर कुछ करे। टीचर कुछ करे, टीचर किसमें कुछ कर सकता है भाई? सब्जेक्ट पर मास्टरी है कि नहीं। अभी जो कहानी चल रही थी पूरी कि विषय वस्तु पर कंट्रोल है कि नहीं। बेशक आपने 6 साल कोचिंग में पढ़ा लिया, हुआ क्या? आप वो जो 6 साल का पहला साल था वहां तक कुछ इंप्रूव हुए या वही चल रही है कहानी? ठीक, तो नेचर ऑफ द कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंसेस ये आपके हाथ में नहीं है। दूसरा प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट, बात जरूरी नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट हो। तीसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, तो इसमें भी आप सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो टीचर रिलेटेड फैक्टर है वो है मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट पर आपकी मास्टरी है तो बाकी चीजें जो हैं वो की जा सकती हैं, संभाली जा सकती हैं। तो इसलिए जो ऑप्शन है वो बी ज्यादा बेहतर होगा यहां। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, एरर्स ऑफ लर्नर्स ऑफन इंडिकेट, बच्चों की जो गलतियां हैं वो क्या इंडिकेट करती हैं, क्या दर्शाती हैं? पहला ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ लर्निंग, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द लर्नर्स, हाउ दे लर्न, या फिर द नीड फॉर मैकेनिकल ड्रिल। आंसर कीजिए फटाफट से। सही है शिल्पा। पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पर। आंसर कीजिए एक बार। क्वेश्चन है आपका एरर्स ऑफ लर्नर्स। ये हमेशा याद रखिएगा, एरर्स ऑफ लर्नर पर एक क्वेश्चन आता है और बच्चों की गलतियां या तो ये इंडिकेट करेंगी कि वो कैसे सीखते हैं, विंडो हैं उनकी लर्निंग में, क्योंकि कोई कुछ सीखेगा तभी तो गलतियां करेगा ना। तो हाउ दे लर्न, और ऐसा कोई नहीं है जिसने सीखा हो और गलतियां ना की हो। अब इस चीज के पीछे आप ये नहीं छिप सकते कि आप 20 साल से पढ़ा रहे हैं और आप गलतियां ही करते हैं बस। ठीक, तो हाउ दे लर्न मतलब वो सीखते कैसे हैं, इस चीज को दर्शाएगा बच्चों की गलतियां। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचर रिलेटेड फैक्टर, इसको इग्नोर करेंगे, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन टाइपिंग में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोस्ट एप्रोप्रिएट इन रिलेशन टू अडोलेसेंस, किशोरावस्था के कॉन्टेक्स्ट में अगर किशोरावस्था की बात करें तो सबसे उपयुक्त बात कौन सी होगी? पहला ऑप्शन है आपका बिल्कुल टीचिंग लर्निंग का, सीखने की जो प्रक्रिया है अधिगम की, उसका पार्ट है गलतियां जो है। एडोलेसेंस के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे सही या सटीक बात कौन सी होगी? पहला ऑप्शन है इंक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ इमोशनल अपहेवल्स, मतलब कि जो इमोशनल उथल पुथल है, सामवेगिक उथल पुथल, वो आ जाती है। या फिर केयर फ्री नेचर, पढ़ाई को लेकर टेंशन ही नहीं है। या फिर थिंकिंग स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग इन कॉन्क्रीट एक्शंस, मतलब कॉन्क्रीट एक्शंस मतलब कॉन्क्रीट चीजों को, मूर्त चीजों को लेकर के थिंकिंग शुरू कर देंगे। या फिर एब्रप्ट इंक्रीज इन द इंटेलिजेंस कोशेंट, तो ऐसा कुछ नहीं है कि दिन और रात मतलब रातों रात उनकी इंटेलिजेंस बढ़ गई है, केयर फ्री एटीट्यूड नहीं होता, बल्कि वो टेंशन में होते हैं अपने करियर को लेकर और इन सब पढ़ाई वढ़ाई को लेकर के। अगर मैं बात करूं कॉन्क्रीट एक्शंस को लेकर के जो सोच है वो पियाजे के अकॉर्डिंग 7 से 11 वर्ष में आती है। ठीक, तो यहां तो एब्स्ट्रैक्ट थॉट आएगा। आंसर है इंक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ इमोशनल अपहेवल्स, मतलब कि भावनात्मक उथल पुथल बहुत ज्यादा है, ये कह सकते हैं इमोशनल आउटबर्स्ट है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी का काल है, तनाव एवं तूफान का काल है, जिसको जी स्टैनली हॉल कहते हैं कि भाई इज अ पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। क्यों? क्योंकि फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली इतने ज्यादा लेवल पे उनके अंदर चेंजेस हैं। इसलिए आप देखते हैं जो ये टीन एज के बच्चे हैं, 12 से 18 वाले बच्चे नहीं कहेंगे इनको, किशोर कहेंगे, तो इनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भी पाया जाएगा, एकदम मूड स्विंग्स भी बहुत ज्यादा पाए जाएंगे, और एंग्जाइटी, अग्रेशन, ये सारी चीजें इनमें हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन एक साथ हो रहे होते हैं, दिमाग के लेवल पे भी, बॉडी के लेवल पे भी। क्वेश्चन नंबर 16 है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर कौन सा है? अगर आप इफेक्टिव, अफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिव मतलब एक बेहतर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया की बात करें तो बताएं एक बार।
फटाफट से आंसर कीजिए। पहला ऑप्शन है पंक्चुअलिटी एग्जिबिटेड बाय टीचर एंड स्टूडेंट्स, शिक्षक और छात्रों द्वारा जो पंक्चुअलिटी मतलब समय पे आना, चाहे आप 2 रुपए का काम ना करें बट समय पे आए। फिर है मास्टरी ऑफ द कंटेंट्स बाय द टीचर एंड टाइमली कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस, यानी कंटेंट पर टीचर की जो है वो पकड़ हो और टाइम पर सिलेबस खत्म हो जाए। अब जिन्होंने सिर्फ याद किया है उनके लिए आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ यहां तक पढ़ेंगे। यही खेल है पेडागोजी में, लैंग्वेज चेंज करते ही ऑप्शन बदल जाएगा। मास्टरी तो इंपॉर्टेंट है टीचर की, बट मास्टरी करके सिर्फ सिलेबस को सही समय पे खत्म कर देना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है टीचर स्टूडेंट डायलॉग या फिर इफेक्टिव टीचिंग प्रोसेस, क्या कहेंगे आप? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव हो, बच्चों के बीच में और शिक्षक के बीच में डायलॉग हो, जिसको मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करती हूँ हमेशा। ठीक, तो सी ऑप्शन यहां सबसे सही होगा, क्योंकि इंटरेक्शन होगा तभी बेहतर टीचिंग लर्निंग हो पाएगी। अगर डाउट्स क्लियर होंगे, देखो टीचिंग लर्निंग में ऐसा नहीं है कि टीचर कोई ज्ञान का भंडार है और वो खाली करेगा, आप भी सीखते हैं एज अ टीचर और लर्नर तो सीखता ही है। मतलब 2 तरफा प्रक्रिया है ये, रेसिप्रोकल टीचिंग है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसने बात की थी रेसिप्रोकल टीचिंग की? वाइगॉस्की ने। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज अ बेसिस फॉर द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए कौन सा एक बेस है? ठीक, आधार क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा क्या है? कि बालक को केंद्र में रख करके सारी एक्टिविटीज को प्लान किया जाए। ठीक है बात, तो पहला ऑप्शन है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पर बनी है ये, चाइल्ड राइट्स के आधार पर, आरटीई के बारे में बात करता है, या सभी बच्चे इक्वल हैं सभी रिस्पेक्ट में। अब इसमें गलतियां हो जाएंगी, मैं बता देती हूँ, ये नहीं होगा, क्योंकि सभी बच्चे एक समान नहीं होते। आप उनको इक्वल लेकर के चल रहे हैं वो एक डिफरेंट चीज है, बट उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, जिसके बेसिस पे वो सभी एक जैसे रोबोट्स नहीं हो सकते। ठीक है बात, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जो टॉपिक है आपका, कि कोई भी 2 लोग बिल्कुल सेम नहीं होते। अगर बिल्कुल सेम हो जाएंगे तो हम रोबोट्स बन जाएंगे, इंसान नहीं रहेंगे। कोई जल्दी सीखता है, किसी का इंटरेस्ट किसी और, हम अलग अलग हैं, चाहे वो हमारी कास्ट हो, जेंडर हो, हमारा इंटरेस्ट हो, हमारी एबिलिटीज हो, हमारा एप्टीट्यूड हो, हमारा एटीट्यूड हो, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं हम लोग। क्लियर हो गई बात? अभी 3 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमोशनली मोटिवेटेड चिल्ड्रन। इमोशनली मोटिवेटेड का मतलब है कि आप सामवेगिक रूप से अभिप्रेरित हैं या स्टेबल हैं। आंसर कीजिए एक बार। देयर ओवर रिएक्टिव नेचर, हर बात पे ओवर रिएक्ट करते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, कम बोलते हैं, बैलेंस्ड वे ऑफ प्रेजेंटिंग देयर व्यू पॉइंट, मतलब उनका क्या है, एक बैलेंस्ड वे है अपने पॉइंट को प्रेजेंट करने का, या फिर मेलनकोलिक डेमेनोर, यानी कि एकदम बस उदासी के साथ। वो मेलनकोली याद आ गया होगा देवदास आपको, ठीक, तो वैसे वाली बात नहीं होगी यहां। अगर इमोशनली मोटिवेटेड है बच्चा तो अपनी बात को बैलेंस्ड वे में प्रस्तुत कर पाएगा बिना किसी बायसनेस के, यानी कि सी ऑप्शन है ना, क्योंकि किसी भी एक बात का एक ही पक्ष नहीं है। अब मैं ये कहूं सब गलत पढ़ा रहे हैं तो गलतियां सब करते हैं, इसमें क्या बात है, ठीक, लेकिन सिर्फ गलतियों के पीछे आप नहीं छिप सकते। सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस की जो बात है वो डेनियल गोलमैन ने की थी। बेसिकली बच्चा अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख पाए, उनको लेकर के अवेयर हो, है ना। जैसे आप देखते हैं शुरुआत में बच्चे उतने इमोशनली बैलेंस्ड नहीं होते, जब वो स्कूल आते हैं बहुत सारे बच्चे तो रोते हुए आते हैं, है ना, वो कभी भी छोटी सी बात पे रोने लग जाएंगे। फिर धीरे धीरे वो कंट्रोल करना सीख जाते हैं कि हमें कहाँ कौन सा इमोशन दिखाना है। ठीक, आप मम्मी पापा पर गुस्सा कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि आप बाहर जाकर रोड पर चलते हुए किसी व्यक्ति पर गुस्सा करें, तो आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट इज रिलेटेड टू। रीइंफोर्समेंट इंपॉर्टेंट है, यानी कि रीइंफोर्समेंट क्या है, जो किसी एक कार्य का जो प्रोबेबिलिटी है कि वो चीज दोबारा होनी चाहिए या और हो, उसको बढ़ा देगा। यानी कि आप पढ़ रहे थे और आपको पापा ने आकर के कहा या मम्मी ने आकर के कहा कि हाँ बहुत शाबाश, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैंने देखा तुम्हारा जो वो क्लास टेस्ट था उसमें ऐसा किया तुमने, तो वो बच्चा क्या हुआ, रीइंफोर्समेंट दिया आपने, उसको पुनर्बलन दिया। अब ये किसी चीज की फॉर्म में भी हो सकता है, ये एक शब्दों में भी हो सकता है। तो रीइंफोर्समेंट की बात किसने कही कि अगर आप पुनर्बलन दे रहे हैं तो बच्चा बेहतर सीखेगा? आंसर है स्किनर, बीएफ स्किनर बात करते हैं किसकी, पुनर्बलन की, यानी रीइंफोर्समेंट की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है आज के लिए लास्ट। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इज एसोसिएटेड विद। ये एक ऐसी प्यारी सी थियोरी है कि आप सिर्फ 8 प्रकार की इंटेलिजेंस कर लीजिए, वीडियो सर्च कर लेना, मिल जाएगा लेट्स लर्न पर प्लेलिस्ट में। 1 नंबर आपका बहुत आसानी से आ जाता है, बहुत ही आसानी से, कुछ नहीं है इसमें। फटाफट से बताइए एक बार। 17 को दोबारा करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सही है आचार्य जी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशनिंग की भी बात की है उन्होंने।
बातें बहुत ज्यादा की हैं, बट स्किनर के बारे में रीइंफोर्समेंट सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज तो चीजें तो बहुत कुछ है उनके बारे में जानने के लिए। आंसर क्या होगा? लॉजिकल मैथमेटिकल मल्टीपल इंटेलिजेंस का पार्ट है कि